जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश स्वागत करता हूं आपका किस्से कुमार से इस चैनल के आज के एपिसोड में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम और आप मिलकर बात करते हैं इस चैनल में देश दुनिया के अलग अलग विषयों से संबंधित किस्सों की। तो आज का किस्सा बहुत खास है और ख़ास क्यों है ये अभी आप थोड़ी देर बाद जान जाएँगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए एक काम कर लीजिए। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, है ना? और साथ ही साथ में ये जो चैनल है इसके इस वीडियो का लिंक भी साझा कीजिए अधिक से अधिक संख्या में, ताकि इन बातों से अधिक संख्या में आपके मित्र, आपके शुभचिंतक, आपके परिचित लाभान्वित हो सकें। और जैसा कि मैंने कहा, ये आज का एपिसोड बहुत खास है। बहुत खास इसलिए है, इसमें 2 बातें। पहली बात तो ये है कि शायद आप लोगों को पता नहीं हो या आप में से अधिकतर को पता नहीं हो कि हिंदी सिनेमा में एक जो बहुत बड़ा नाम माना जाता है, हालाँकि वो नाम अब दुनिया में है, वो व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है, शरीर के हिसाब से सशरीर नहीं है। तो वो नाम अभिनय की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम माना जाता है और वो नाम है यूसुफ खान का। यूसुफ खान, जिन्हें सिनेमा जगत और सिनेमा के दर्शक जानते हैं दिलीप कुमार के नाम से। इसी नाम ने उन्हें ख्याति दी, इसी नाम ने उन्हें पैसा दिया, इसी नाम ने उन्हें नाम दिया, लेकिन उनको ये नाम कभी भी अपने दिल के करीब लगा ही नहीं। उन्हें हमेशा अपना नाम यूसुफ खान, जो कि उनका मूल नाम था, वही अपने दिल के करीब लगा और वो इसी नाम से अपने आप को पुकारा जाना पसंद करते थे। साथ ही साथ में अगर कोई उन्हें कहता यूसुफ भाई, यूसुफ खान, तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन दिलीप कुमार शब्द को लेकर, नाम को लेकर उन्हें इतना लगाव कभी रहा ही नहीं। खैर, ये तो अपनी-अपनी पसंद की बात है, निजी पसंद नापसंद है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या अच्छा नहीं लगता। अब मनोज कुमार साहब को अपना मनोज कुमार नाम बहुत प्यारा लगता है, संजीव कुमार को संजीव कुमार नाम बड़ा प्यारा लगता था, हालांकि उन्हें हरि भाई भी कहते थे। मनोज कुमार को गोस्वामी साहब कोई नहीं कहता। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो दिलीप कुमार थे, इनका मुंबई के अंडरवर्ल्ड से क्या रिश्ता था? मुंबई का अंडरवर्ल्ड इनका कितना निकट था? मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लोग इनके कितने निकट थे? ज़रा ये बात भी हम करेंगे और इसी के साथ-साथ जुड़ी हुई बात है कि ये पहली बार हुआ था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड ने फ़िल्मी जगत के, सिनेमा जगत के किसी बड़े आदमी का, उल्लेखनीय आदमी का अपहरण कर लिया था पैसों के लिए। ये तो होता था कि सिनेमा जगत के लोग जो है अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ते जा रहे थे, अंडरवर्ल्ड सिनेमा जगत के साथ जुड़ता जा रहा था और वो पैसे-वैसे भी इधर-उधर चंदे के रूप में, भेंट के रूप में, लेकिन पहली बार पैसों के लिए अपहरण हुआ था तो पूरा सिनेमा जगत हिल गया। और अपहरण इस तरीके से हुआ था कि पूरी मुंबई पुलिस हिल गई, चूलें हिल गई मुंबई पुलिस की और सिनेमा जगत की। तो आइए चलते हैं आज की मुंबई और तब की बॉम्बे या बंबई। हम और सारे जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे, सब के सब मुंबई पहुंच गए। अब कभी-कभी मैं इसे मुंबई कह लूंगा, कभी-कभी मैं इसे बंबई कह लूंगा, तो आप वो उसी संदर्भ को समझते रहिएगा। तो अब हम आ गए हैं मुंबई और ये देखिए, ये मुंबई का एक बहुत बड़ा व्यस्त इलाका है और इस इलाके का नाम है वर्ली। ठीक है। घड़ी जो है वो कितना बजा रही है अभी उससे पहले जान लीजिए कि ये दिनांक है 23 नवंबर 1982 और दिन है गुरुवार। यानी 23 नवंबर 1982 को गुरुवार को मुंबई के वर्ली इलाके की बात है। हम थोड़ा सा रुक जाएं और नजर उठाकर वहां देखें। कहा? नजर उठाकर हम वहां देखें। देखिए क्या है कि उठाकर इसलिए देखना पड़ेगा कि जिस बिल्डिंग को हम देख रहे हैं वो बिल्डिंग बहुत ऊंची है। आप और मैं जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग है
और इस बिल्डिंग का नाम है फिल्मिस्तान। यूं देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं देख पाएंगे, इसलिए ऊंचा। इस बिल्डिंग का नाम है फिल्मिस्तान। और इस फिल्मिस्तान बिल्डिंग में एक किसी मंजिल पर एक ऑफिस है, वहां नाम लिखा हुआ है MR प्रोडक्शंस। वो वहां नाम लिखा हुआ है MR प्रोडक्शंस। इस ऑफिस के इस ऑफिस का गेट खुलता है और इस गेट में से एक आदमी निकलता है, बड़ा सजा संवरा सा आदमी, सिर पर बाल कुछ कम है। वो आदमी ऑफिस से निकलता है, लिफ्ट से होता हुआ बिल्डिंग के मुख्य द्वार तक आता है। और अब वो आदमी बिल्डिंग के मुख्य द्वार तक आता है, तब तक उसकी गाड़ी, सफेद फिएट गाड़ी, उसका ड्राइवर वहां दरवाजे पर लगा चुका होता है। वो साफ सुथरा बना संवरा आदमी उस सफेद फिएट में बैठता है, उसमें उसके साथ एक और आदमी बैठता है, उसका नाम है हरीश सुगंध। हाँ, आदमी का नाम है। वो उस वक्त का फाइनेंसर, मतलब फिल्म निर्माताओं को, प्रोडक्शन हाउस को पैसा उपलब्ध करवाता था फिल्म बनाने के लिए, तो फाइनेंसर। ठीक है। अब ये दोनों वहां से रवाना हुए हैं और घड़ी में अभी जो समय है वो लगभग 4:18, 20, 21, 19 इतना मिनट हुआ है, मतलब 4:18 से 20 मिनट के बीच का समय है। ये सफेद फिएट यहां से रवाना हुई, थोड़ी दूर गई और फिर इस सफेद फिएट से वो हरीश सुगंध जो व्यक्ति है वो उतरा और वो व्यक्ति अपने आगे बिल्डिंग में दाखिल हो गया। अब इस सफेद फिएट में ड्राइवर है और वो आदमी है जो MR प्रोडक्शन से वो ऊपर वाली बिल्डिंग के उस ऑफिस से उतरा और बैठा था। ये रवाना हुए। हुआ क्या कि इन लोगों ने गौर नहीं किया था, इस ड्राइवर ने और इस आदमी ने, और वो जो पहले बैठा था इस आदमी के साथ हरीश जो इसका मित्र था, इन लोगों ने गौर नहीं किया कि जब से ये MR प्रोडक्शन के ऑफिस से फिल्मिस्तान बिल्डिंग के बाहर से रवाना हुए हैं, तब से एक सफेद एम्बेसडर इनके पीछे लगी हुई है। और वो जो ड्राइवर है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पीछे लगा है, वो बार बार इस सफेद फिएट के पास आता है, यानी सफेद एम्बेसडर गाड़ी जो है वो ड्राइवर लाता है और यूं ऐसे लगा कि अब टकराई तब टकराई, फिर निकाल लेता है, फिर लाता है, फिर निकाल लेता है। वो जैसे कोई धमकी देता है ना कि मैं भिड़ा दूंगा, इस अंदाज में लहराते हुए लाता है, फिर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने गौर किया, वो जो अंदर बैठा आदमी है उसने और ड्राइवर ने, दो ही लोग तो थे गाड़ी में, तीसरा तो उतर गया था। ये थोड़ी देर चलते रहे और एनी बेसेंट रोड पर आ गए। लगभग 4:30 बज चुके थे घड़ी में, आधी रात के नहीं, भोर वाले नहीं, कौन से दिन में, ढलते दिन के 4:30 बज चुके। सितंबर का महीना और 4:30 बजे, ये ढलता दिन कहो भले ही, लेकिन अंधेरा होता दिन नहीं है मुंबई के हिसाब से तो। और मुंबई का सबसे व्यस्त क्षेत्र वर्ली और उसकी सबसे व्यस्त रोड एनी बेसेंट रोड, और उस रोड पर वो सफेद फिएट जो होती है, एक का एक सफेद एम्बेसडर वाला ड्राइवर यूं कट मारता है और आगे खड़ी कर देता है। सफेद फिएट टकराते टकराते रुकती है। उसके ड्राइवर के मुंह से गालियां निकलने को होती है और वो अंदर बैठा आदमी ये शीशा खोल के कहने ही वाला होता है सामने वालों को गुस्से में कुछ, कि इतने में सफेद एम्बेसडर से 3 लोग उतरते हैं। उनके हाथों में बंदूक होती है, गंडासा होता है, तलवार होती है। वो लोग उतरते हैं और सफेद फिएट में बैठा हुआ आदमी जो है उसकी साइड का गेट खोलकर उसका गिरेबां पकड़कर एक तरह से दबोच लेते हैं और दबोच कर खींच कर बाहर निकालते हैं। और अगले ही पल वे तीनों आदमी इस आदमी के मुंह पर एक कपड़ा डालकर और अपनी सफेद एम्बेसडर में डाल लेते हैं और वो गाड़ी रवाना हो जाती है। इससे पहले कि सफेद फिएट के ड्राइवर को कुछ होश आए, पता चले, ज्ञान हो, मार्केट में सड़क पर लोगों को कुछ पता चले कि हुआ क्या है, तब तक तो वो सफेद एम्बेसडर उस आदमी को लेकर चली गई। अब ये जो आदमी है इसे पता तो चल गया कि इसे उठा लिया गया है ना, मतलब इसका अपहरण कर लिया गया है। इस आदमी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, वो पट्टी की झिर्री में से इसने थोड़ा सा देखने की कोशिश की।
सीट पर बैठा था, तो अपनी तरफ वाला, अपनी साइड वाला जो शीशा है, उसके इधर से वो देखने की कोशिश कर रहा है कि ये कुछ रंगीन चित्र बने हुए हैं, कुछ नाम लिखे हैं। उसने पढ़ने की कोशिश की कि क्या लिखा हुआ है, तो वो पढ़ के, अरे ये तो शोले फ़िल्म का पोस्टर है। थोड़ी दूर आगे गई तो गाड़ी, वो सफ़ेद एम्बेसडर, तो ऐसे लगा जैसे शोर-शराबा बहुत आ रहा है, घिच-पिच घिच-पिच, मच्छी बाज़ार होता है ना, इस तरीके का सब्ज़ी बाज़ार, भीड़-भड़क्के वाला शोर-शराबा वो आ रहा है। उसके बाद जो है उसे ये दीनी तालीम वाले मदरसों जैसा कुछ शोर सुनाई दिया, मदरसों की पढ़ाई जैसा। फिर वो गाड़ी रुकी, रुकी तो आँखों पे पट्टी तो बंधी है। तो उस आदमी को उन तीनों में से किसी ने कहा, ध्यान से, आगे लकड़ी का फट्टा है, फिर आगे सीढ़ियाँ हैं, यूँ करके वो उसको गाइड कर रहे थे। वो सीढ़ियाँ चढ़े और ऊपर एक जगह उसे एक कमरा था, जो भी था वो तो बाद में पता चलेगा, ले गए। वहाँ उसकी आँखों की पट्टी खोली तो उसने देखा कमरा है। इस कमरे में कई लोग खड़े हैं। एक आदमी सामने बॉस की तरह है, बिल्कुल ठाट-बाट से खड़ा है। लेकिन वो, उसे लग गया है कि ये आदमी इन सब का बॉस है, मुखिया है, कुछ तो ऐसा ही है। तो अब क्या हुआ? अब उस आदमी जो लाया गया है ना उठाकर, उस आदमी की जैसे ही नज़र सामने वाले पर पड़ी, तो और वो पहचानने की कोशिश की, इधर एक आदमी ने उसका नाम लिया, आपस में 2 लोगों ने, एक ने नाम लिया, दूसरे के साथ बात, इधर धीमे से, चुपके से। तो उस आदमी ने कनेक्ट किया, उठाकर लाए गए आदमी ने कनेक्ट किया सामने वाले का चेहरा, इधर से कान में पड़ा नाम और फिर अखबारों में छपी खबरें, और ये उठाकर लाया गया आदमी काँप गया, गिग्गी बंध गई, तीतर छूट गए इसके। क्यों? क्यों? रुकिए, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूं कि उठाकर लाया गया आदमी कौन है। ये उठाकर लाया गया आदमी है ना, इसका नाम है मुशीर आलम। और ये जो जिस बिल्डिंग के ऑफिस से उतरा ना, एम आर प्रोडक्शंस, वो एम आर प्रोडक्शन का पूरा नाम है मुशीर रियाज प्रोडक्शंस। और ये प्रोडक्शन हाउस फिल्में बनाता है। 1982 को जब ये अपहरण हुआ है, तब तक उसे 13वां साल चल रहा था उस प्रोडक्शन हाउस को फिल्में बनाते हुए। और तब तक ये जो है 6 फिल्में ये प्रोडक्शन हाउस बना चुका था। मुशीर आलम का एक शब्द लिया गया मुशीर, और इसके साले का एक शब्द लिया गया नाम का रियाज। तो मुशीर रियाज में से ये मुशीर आलम था और बड़ा फिल्म निर्माता माना जाता था। और उस अवधि में, उस कालखंड में तो बहुत बड़ा निर्माता माना जाता था, वैसे भी बड़ा, लेकिन उस कालखंड में, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। मुशीर रियाज के बारे में अब 2 मिनट बात करेंगे हम। आप रुकिए, मैं आपको बताता हूं। मुशीर रियाज जो है, ये जैसा मैंने बता दिया, मुशीर जीजा था, रियाज साला था। इन लोगों ने 1970 में एक फिल्म बनाई, सबसे पहली फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस की, और उसका नाम था सफर। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान, याद है ना आपको? जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, ये गाना था। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, ये गाना था। और एक वो मन्ना डे साहब की आवाज में गाना था, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। और एक मुकेश जी का गाया हुआ गाना भी था, क्या था वो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। ये फिरोज खान फिल्म, याद आ गया ना, 1970 में। तो ये फिल्म बनाई। उसके बाद में इन लोगों ने 1976 में राजेश खन्ना को ही लेकर फिल्म बनाई, और वो फिल्म थी महबूबा। फिल्म तो सफर भी नहीं चली, फिल्म तो महबूबा भी नहीं चली। हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, याद है ना आपको? वो मेरे नैना सावन भादो, हाँ? पर्वत के पीछे चंबे का गांव, वो 1976 में ही इनकी एक और फिल्म आई, ये थी बैराग। दिलीप कुमार के इसमें 3 रोल थे, 3 भूमिकाएं थी, लीना चंदावरकर और मुमताज, और एक और हीरोइन थी, नाम याद नहीं आ रहा है, शायद वहीदा रहमान रही हो, कौन थी? तो ये 3 भूमिकाएं थी। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, सायरा बानो भी थी शायद। सारे शहर में आप ना, आप जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, याद है ना ये?
तो इसके बाद में 1980 में अमोल पालेकर को लेकर अपने पराये बनाई, फ़िल्म की चर्चा हुई लेकिन चली ये भी नहीं। और 1982 जब ये अपहरण हुआ, उसमें थोड़े ही समय पहले इनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी शक्ति। मैंने कहा ना कि वैसे तो बड़े निर्माता कहे जाते थे, लेकिन जब अपहरण हुआ उस कालखंड में बहुत बड़े माने जाते थे। क्यों? क्योंकि दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी, इन लोगों को इन्होंने लेकर फ़िल्म बनाई थी और फ़िल्म का निर्देशन किया था रमेश सिप्पी ने, जो शोले से ताज़ा-ताज़ा ही मशहूर हुए थे। हालाँकि उनकी अगली फ़िल्म शान पिट गई थी। तो शक्ति उस समय माहौल में थी, कुछ समय पहले ही रिलीज़ हुई थी। खैर उसके बाद में इन्होंने 82 में ही राजपूत बनाई थी, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी को लेकर। और 85 में ज़बरदस्त बनाई थी सनी देओल को लेकर, 86 में समुंदर सनी देओल, पूनम ढिल्लन को लेकर बनाई थी, 1988 में कमांडो बनाई थी, जो बी सुभाष डिस्को डांसर वालों को ही बतौर डायरेक्टर लिया था। और 1991 में इन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को लेकर अकेला बनाई। ये इंद्रजीत के साथ-साथ रमेश बैल की फ़िल्म थी ना इंद्रजीत, उसके आस-पास ही कहीं रिलीज़ हुई थी। और 97 में इन्होंने विरासत बनाई अनिल कपूर के डबल रोल वाली, एकमात्र यही फ़िल्म इनकी चली। तो मुशीर रियाज़ ये थे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अब ये अपहरण क्यों हुआ? पहली बात तो ये है कि अब ये भी तो आप जान लीजिए ना, मैं आपको ये भी तो बता दूं कि वो सामने कौन खड़ा था। देखिए क्या है, ये वो दौर था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की लड़ाई चल रही थी। माफिया बहुत थे, गुंडे, बदमाश, गैंग, गैंगस्टर बहुत थे, लेकिन डॉन मतलब उनका जो बाप है, उनका जो बॉस है, वो कौन? ये लड़ाई चल रही थी। और उस समय दाऊद इब्राहिम जो है वो पनपने की कोशिश कर रहा था। पैदा हो गया था अंडरवर्ल्ड में, माफिया में, लेकिन पनपने की कोशिश कर रहा था। और इधर उसके सामने जो है वो पठान बंधु, 4 पठान भाई थे, अमीरजादा, आलमजेब, शहजाद खान और अब्दुल लतीफ। ये 4 पठान भाई थे। तो पठान भाई इधर वो अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में थे, उधर दाऊद इब्राहिम था। इसके बीच में एक मानिया सुरवे का भी नाम आ जाता है। तो इन लोगों की वो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। हाजी मस्तान अपनी पारी खेल चुका था लगभग। और हाजी मस्तान को जो देखिए, अपराध जगत के जो विशेषज्ञ हैं, जो अपराध जगत के विशेषज्ञ पत्रकार हैं, पुलिस वाले हैं, वो ये मानते हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में, मैंने आपको 2 मिनट रोक लिया, जरूरी आपके लिए जानना, मुंबई अंडरवर्ल्ड में पहला जो डॉन है डॉन मतलब बिल्कुल मुखिया सबका, सबका बड़ा और सुनियोजित ढंग से जो डॉनगिरी करता है, वो था वरदराजन मुदलियार, मतलब वर्दा भाई के नाम से, जो तमिलनाडु से ताल्लुक रखता था। वर्दा भाई ही पहला डॉन था, उसने बाकायदा काम बांट रखा था। मटका ये देखेगा, वेश्याघर ये देखेगा, तस्करी ये देखेगा, तस्करी में घड़ियों की तस्करी, रेडियो की तस्करी ये देखेगा, और मादक पदार्थों की ये देखेगा, शराब का धंधा, ये ऐसे बाकायदा कॉर्पोरेट की तरह उसने काम बांट रखा था, इंचार्ज बना रखे। देखिए करीम लाला के बारे में भले ये कहा जाए वो अंडरवर्ल्ड डॉन था, लेकिन करीम लाला एक बाहुबली था। उसके पास लड़ने, मरने, मारने वालों की लंबी एक फेहरिस्त थी। और हाजी मस्तान एक तस्कर था। वो खून खराबा पसंद करता ही नहीं था, तस्करी करने का उसका काम था, इलेक्ट्रॉनिक सामान की, घड़ियों की, सोने की। ये तो डॉन वो भी नहीं था। तो वरदराजन मुदलियार जो है इसकी टक्कर में पठान बंधु, दाऊद और मान्या सुरवे ये खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। तो दाऊद इब्राहिम को दबाने के चक्कर में पठान बंधुओं का पैसा खूब खर्च हुआ। पैसे की तंगी आ गई तो उन्हें पैसा चाहिए था। तो अहमद नाम का एक आदमी था और एक उसका और भाई था, मैं नाम बोल रहा हूं अभी। वो दोनों फिल्म, हिंदी सिनेमा फिल्म जगत में काम करते थे। अहमद प्रोडक्शन में काम करता था और उसका भाई जो नाम भूल रहा हूं मैं, भाई था मित्र था, वो भी प्रोडक्शन में काम करता था। तो अहमद के एक दोस्त की बहन की शादी थी। उस दोस्त की बहन की शादी में वहां उससे अमीरजादा और आलमजेब मिले। वो जो पठान बंधुओं में से 2 हैं बड़े, वे दोस्ती हुई वगैरह, ठीक है। लेकिन जब अहमद को पता चला कि ये तो गैंगस्टर हैं, तो उसने दूरी बनानी शुरू कर दी।
पठान बंधुओं ने अहमद से कहा कि देख भैया, तो तेरे फिल्म इंडस्ट्री में अगर ऐसा कोई आदमी है जिसका पेमेंट कहीं अटका है, कोई दे नहीं रहा है, वसूली नहीं हो रही है, हम उसे पेमेंट दिलवाएंगे और हमारा कमीशन लेंगे। लेकिन जिस दिन पठान बंधुओं ने ये कहा अहमद से कि भैया किसके पास ढंग का पैसा है वो बता दे, हम उसे उठाएंगे, पैसा लेंगे, तुझे तेरा कमीशन नहीं, वो अहमद फिर वहां से पलटी मारने लगा, दूरी बनाने लगा। लेकिन बचकर कहां जाता, पता था पठान बंधु एक सेकंड लगाएंगे मारते हुए। तो उसे एक दिन पता चला कि जो एक फिल्म फाइनेंसर है हरीश सुगंध, उसके पास फिल्म प्रोड्यूसर मुशीर आलम के 90 लाख रुपए रखे हुए हैं। हरीश के पास मुशीर के कितने, 90 लाख। तो अहमद ने सोचा कि यार अच्छा है ना, अपना पिंड छुड़ाने के लिए हम ये बता देते हैं, ये पठान बंधु मेरा पिंड छोड़ देंगे। तो उसने पठान बंधुओं को सारी बात बता दी। पठान बंधुओं ने बात पकड़ ली, अहमद का पिंड छूटा और पठान बंधुओं ने मुशीर को उठवा लिया। जो मुशीर को उठवाने के पीछे कारण ये था, वो जो 3 लोग उठाकर लाए थे ना, वो पठान बंधुओं के ही आदमी थे। तो ये तो कारण था। अब रुकिए, हुआ क्या? अब वापस मैं आपको वहीं ले चलूं, उसी कमरे में जहां वो मुशीर है, सामने आलमजेब है। तो आलमजेब ने मुशीर से कहा कि देखो हम तो तुमसे सिर्फ 25 लाख रुपए देने को कह रहे हैं। वो आलमजेब के कहने का तरीका ये था, मतलब इस अंदाज में वो कह रहा था कि जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। मतलब उसके कहने का भाव ये था कि हम तुमसे ज्यादा भी देने को कह सकते थे, लेकिन हम तो सिर्फ 25 लाख देने को कह रहे हैं, दे दो, छोड़ देंगे। अब वो बहुत उसने ना नुकर की, उसको धमकाया, मारा पीटा, तमाचे मारे, डंडे मारे मुशीर को और विवश कर दिया। फिर उसकी बात उसके साले रियाज से करवाई। रियाज से उसने कहा भाई पैसे का इंतजाम कर, मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूं। तो रियाज और हरीश सुगंध मुशीर का मित्र, इन दोनों ने रात को 9 बजे तक 2,80,000 रुपए का इंतजाम कर लिया और वहां आलमजेब के ऑफिस पहुंचे। कहां पहुंचे? कमाठीपुरा। कमाठीपुरा जानने वाले जानते हैं कि मुंबई का वो इलाका है जो हीरा मंडी की तरह है, मतलब जहां कोठे बने हुए हैं तवायफों के, वेश्यावृत्ति का इलाका कमाठीपुरा। वहां एक बहुत भिंचा भिंचा सा इलाका है सारा। वहां एक कादर बिल्डिंग, तो कादर बिल्डिंग में वो पहुंचे। मुशीर का साला रियाज और वो हरीश सुगंध 2,80,000 दिए और छुड़ाकर ले आए। घर आ गया मुशीर, बात खत्म। आप सोच रहे होंगे कि किस्सा खत्म, नहीं भाई, ये कुमार के किस्से हैं, इसके बड़े बड़े हिस्से हैं, ये ऐसे कैसे खत्म हो सकते हैं? बाजी अभी शुरू हुई है। कैसे? अरे भाई, अपहरण का पैसा मांगा, फिरौती मांगी, फिरौती मिल गई, पैसा मिल गया, छोड़ दिया, वो घर गया, बात खत्म नहीं। ये पहली बार हुआ था हिंदी सिनेमा में कि फिल्म उद्योग के इतने बड़े आदमी को, किसी भी आदमी को फिरौती के लिए, पैसों के लिए किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी ने उठाया है, अपहरण किया है। हिंदी सिनेमा हिल गया, चूल्हे हिल गई, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े फन्ने खा कांप गए। एक बात, दूसरी बात वो ज्यादा खतरनाक हो गई। हुआ ये कि मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की तरह बड़ी तगड़ी हो, तो पूरी दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा है। अब सोचिए, मुंबई, मुंबई का बहुत व्यस्त इलाका वर्ली, और वर्ली की सबसे व्यस्त सड़क उस समय की एनी बेसेंट रोड, और वहां से दिन दहाड़े 4:30 बजे एक आदमी का अपहरण कर लिया जाता है और 2-4-5 मिनट में ही कर लिया जाता है। मुंबई पुलिस की तो नाक कट गई भाई, मुंबई पुलिस की नाक कट गई, इज्जत खराब हो गई, वो बचानी थी। अब यहां कट, ब्रेक, और बिना विज्ञापन के ब्रेक के बाद, इंटरवल के बाद दूसरा हिस्सा। ब्रेक तो इसलिए कि मुशीर घर चला गया, अभी रात बाकी है, लेकिन किस्से का पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट ये है कि मुशीर ने फोन किया हाजी मस्तान को। उसका नाम तो मस्तान ही, तो हज करके आया तो हाजी मस्तान हो गया। हज करने वालों के नाम के पहले हाजी जुड़ जाता है। तो मुशीर ने फोन किया हाजी मस्तान को, हाजी मस्तान ने फोन किया दिलीप कुमार को। दिलीप कुमार अगले ही दिन सुबह मुशीर को लेकर मुंबई कमिश्नर के, पुलिस कमिश्नर के यहां पहुंचे।
दिलीप कुमार का हाजी मस्तान से गहरा याराना था। दोनों अक्सर आयोजनों में साथ देखे जाते थे, कार्यक्रमों में साथ देखे जाते थे और दिलीप कुमार को बड़ा फख्र था अपनी इस दोस्ती पर, हाजी मस्तान से दोस्ती पर। ये वो समय था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड फिल्म वालों से निकटता करने की, रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था और हाजी मस्तान ने भी उसे फिल्मों का बड़ा चाव था। वो समझ गया कि इन लोगों के साथ जुड़कर हम सफेद पोश बन सकते हैं, व्हाइट कॉलर, मतलब शरीफ बन सकते हैं। अभी हम पर बदमाश का ठप्पा लगा है। तो उसने फिल्मों में फाइनेंस करना, पैसा लगाना शुरू कर दिया, फिल्म वालों से संबंध बनाने शुरू कर दिए। इन कथाओं को कुछ एक फिल्मों में अलग-अलग दिखाया है, टुकड़ों-टुकड़ों में दिखाया भी है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ऐसे करके वो जो है फलाना एनकाउंटर फलाना, है ना? तो ये सब जो कई फिल्मों में ये बातें आई हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो गुलशन राय ने फ़िल्म बनाई थी, त्रिमूर्ति फ़िल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा से निर्देशन करवाया था दीवार फ़िल्म, उसमें भी हाजी मस्तान का पैसा लगा और अमिताभ बच्चन को ये सलीम जावेद झूठ का डंका मार रहे हैं कि मेरे कहने से इसको अमिताभ बच्चन को लिया गया दीवार फ़िल्म में, वो कह रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं ये सब। दिलीप सलीम खान साहब और जावेद अख्तर के लिए पूरा सम्मान है, लेकिन इस मामले में झूठ बोल रहे हैं दोनों ही, बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। अगर हाजी मस्तान का दखल नहीं होता तो अमिताभ बच्चन उस फिल्म में चुने नहीं जाते उस रोल के लिए। हाजी मस्तान ने कहा था, वो जब जंजीर देखी तो कहा, इस लड़के को लो फिल्म में, मेरे रोल में, इस लड़के की आंखों में मेरी आंखों वाली बात है। ये चयन का आधार था अमिताभ बच्चन के। बाकी जो भी कर रहे हैं सब बकवास कर रहे हैं, सब अपना कॉलर ऊंचा और अपने नंबर बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं ताकि क्रेडिट उन्हें मिल जाए अमिताभ बच्चन को लिए जाने का। और ये जो बात है, इस बात को एक फिल्म आई भी थी जिसमें अजय देवगन ने हाजी मस्तान का रोल किया था, तो उसमें ऐसा था कि ये इस तरीके का एक डायलॉग थोड़ा इधर-उधर करके डाल दिया गया था। अब सीधे तो मस्तान का नाम ले नहीं सकते, तो हाजी मस्तान ने ये बात कही थी कि मेरी आँखों जैसी इस लड़के की आँखें, इस लड़के को लो। और वो लड़का, उस वक़्त का लड़का कौन था? अमिताभ बच्चन, जंजीर जिनकी ताज़ा-ताज़ा सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। तो हाजी मस्तान जो है, उसके दिलीप कुमार के साथ बड़े गहरे याराने थे। दिलीप कुमार वहां अगले दिन मुशीर को लेकर पुलिस कमिश्नर बॉम्बे वहां पहुंचे। पुलिस कमिश्नर बड़े जादूगर थे, बहुत बड़ी तोप थे। और मैं निजी रूप से जिन पुलिस वालों को पसंद करता हूं, जिनका प्रशंसक हूं, उनमें से एक थे, शुरू के नंबर 1, और नाम था J.F. रिबेरो, जूलियस फर्नांडीज रिबेरो। रिबेरो को मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में जो जानते हैं ना, वो रिबेरो को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी पारी खेली उन्होंने। या तो आपने जो ये मारिया थे, ठीक है, राकेश मारिया, या तो इन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड जानता है, और सबसे ज्यादा मुंबई अंडरवर्ल्ड उस वक्त का जो खतरनाक होता था वो जानता है तो J.F. रिबेरो को। रिबेरो साहब को बाद में पंजाब में आतंकवाद खत्म करने के लिए केपीएस गिल का रोल तो था ही, लेकिन राज्यपाल का विशेष सलाहकार इस मामले के लिए बनाकर पंजाब भी ले जाया गया था। बहुत काबिल आदमी, बहुत काबिल। तो सब हुआ ये कि रिबेरो साहब ऑफिस में बैठे हैं, सामने दिलीप कुमार और मुशीर। दिलीप कुमार ने बात शुरू करवा दी, अब मुशीर जो है बात कर रहा है, बता रहा है। तो रिबेरो साहब ने अपने खास इंस्पेक्टर को बुलाया जो क्राइम ब्रांच में थे, और उनका नाम था मधुकर जेंडे। अब यहां रुकिए, मधुकर जेंडे भी मेरे प्रिय पुलिस वालों में से एक है, पुलिस अधिकारियों में से एक है। कैसे? मैं बहुत छुटपन से इनके किस्से सुने और यहां बसे हुए हैं। मित्रों, बड़ी प्यारी बात बताऊं। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब यार क्या चलते चलते एक एक दो दो मिनट के लिए रोक देते हैं। अरे देखिए क्या होता है, हम एक सड़क से जाते हैं और कोई खूबसूरत सा घर आए, खूबसूरत सी गाड़ी सड़क पर दिखे, तो क्या थोड़ा उधर नजर नहीं डालेंगे? उस घर को देख लिए 2 मिनट रुकेंगे नहीं क्या? ऐसे क्या तांगे के घोड़े की तरह बिल्कुल नाक की सीध में चलना? नहीं चलेंगे। रुकिए, मधुकर झेंडे बड़ा प्यारा आदमी, बड़ा प्यारा धाकड़ पुलिस इंस्पेक्टर उस समय। हुआ ये कि अभी ये जो 1982 की बात है, उससे 6 साल पहले पीछे चलिए, 6 साल पहले
6 साल पहले हुआ ये था कि चार्ल्स शोभराज जेल तोड़कर भागा। अब आप कहेंगे ये कौन बल्ला है भाई? बहुत भागते, ये भी भाग लिया। ना, 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 ना। पूरी दुनिया की पुलिस यानी इंटरपोल तक जानती है चार्ल्स शोभराज क्या बल्ला है, किस चिड़िया का नाम है। चिड़िया नहीं, किस बाज का नाम है। लेडी किलर के नाम से प्रसिद्ध। और ऐसा कहा जाता है कि शायद 79 या 75-77 महिलाओं की उसने खूबसूरत महिलाओं की हत्या की। ठग था। और लेडी किलर, अब आप समझ सकते हैं किलर किसे कहा जाता है। वो बंद था और वहां से वो भाग लिया। तो मधुकर झेंडे को लगाया गया ड्यूटी पर कि लाओ भाई, मेहमान साहब को पकड़ के वापस लाओ। मधुकर झेंडे ने गोवा में चार्ल्स शोभराज को पकड़ा। तो उनका नाम तो बड़ा हो ही चुका था। ये 82 की बात है। अभी मैं आपको 6 साल पीछे लेके अब 4 साल आगे ले जाऊं, फिर वापस ही आऊंगा। 1986 तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल के भीतर चार्ल्स शोभराज वहां से भी भाग लिया जेल तोड़कर। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ रही होगी, हंसी भी आ रही होगी। तिहाड़ तोड़कर भाग गया। बिल्कुल भाग गया। कैसे भाग गया ये जानकर आपको और भी मजा आएगा, आप और हंसेंगे। बोले ये तो मजाक लगता है, फिल्मी कहानी लगती है। नहीं, मैं फिल्म की तरह सुना अवश्य रहा हूं, लेकिन कहानी फिल्मी नहीं है दोस्तों। चार्ल्स शोभराज ने तिहाड़ में घोषित किया आज मेरा जन्मदिन है। उसने जन्मदिन मनाने के लिए पेड़े मंगवाए। पेड़े मंगवाए और बांटे। तो वहां एक डिप्टी जेलर भी थे, पुष्करणा साहब। एक नाम याद रह गया क्योंकि 86 में मेरी खुद की उम्र भी बहुत कम थी भाई। मैं उस समय जब शोभराज ने जेल तोड़ी तो मैं 14 साल का था, पूरा 15 का भी नहीं हुआ था। लेकिन वो याद है सारी बातें। तो लगभग 2-2.5 दर्जन जेल कर्मियों को, जेल के रक्षकों को, प्रहरियों को बेहोश करके, डिप्टी जेलर पुष्करणा साहब को बेहोश करके, पेड़े खिलाकर बेहोश किया। और चार्ल्स शोभराज 2-2.5 दर्जन लोगों के साथ भाग लिया। अकेला नहीं गया, बारात लेकर भागा पूरी। तो उनमें एक बहुत बड़ा गैंगस्टर तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा अपराधी, और वो अपराधी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर का था। उसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा। तो तिहाड़ वाले 2-2.5 दर्जन जो हैं पर सुरक्षा कर्मी, वो पेड़े खाकर येड़े हो गए और शोभराज भाग गए। अब मधुकर झेंडे को याद किया गया। फिर बोले झेंडे साहब पकड़ के लाइए। भाग गए हैं गेंडे, पकड़ के लाइए झेंडे। कमाल की बात देखिए, वही गोवा, वही चार्ल्स शोभराज, वही मधुकर झेंडे पकड़ लिया 86 में। तो मधुकर झेंडे मेरे फेवरेट। अब आ जाइए वापस 4 साल पीछे, 82। तो रिबेरो साहब ने कहा कि झेंडे साहब ये देखिए, तो झेंडे साहब ने एक टीम बनाई। उस टीम में इशाक बागवान भी थे। इनको भी आपने कुछ एक फिल्मों में इनके नाम से, एक फिल्म में तो संजय दत्त ने भूमिका की थी। तो वो जिसमें जॉन अब्राहिम का मान्य सुरवे का होता है ना। और एक में अमिताभ बच्चन की थी, शूट आउट एट, क्या था वो, लोखंड वाला, उसमें। तो इशाक बागवान, बाद में बागवान साहब ने बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर बने, उन्होंने किताब लिखी, उसमें इस घटना का जिक्र है। तो उन्होंने पता लगवाया अपने खबरियों से कि वो जो मैंने आपको नाम बताया ना, कमाठीपुरा में कादर बिल्डिंग। तो खबरी ने दी कि भाई देखिए, वो कमाठीपुरा में कादर बिल्डिंग है, वहां औरंगजेब और आलमजेब मिलेंगे। ये अमीर ज्यादा और आलमजेब, सबसे बड़े दोनों पठान भाई। तो कमाठीपुरा जैसा मैंने बताया, वो वैश्यावृत्ति का इलाका था। बड़ी घिचपिच और बड़ा खतरनाक ढंग से बिगड़ा हुआ ट्रैफिक, भीड़ भड़का। तो 2 पुलिस की जीप और एक वैन, इन्होंने वहां छापा मारा। तो वहां कोई नहीं मिला। वहां सलीम मुस्लिम, कहीं कहीं इसका मुस्लिम सलीम नाम से भी मिलता है। तो ये मिला एक लड़का, इसे उठा लाए। पूछताछ किए, कुछ बोले ही नहीं। लेकिन खैर, मुंबई पुलिस की मार के आगे तो भूत भी बोलने लगते हैं। तो उसने बताया कि भाई हाँ, मुशीर को यहीं लाए थे, लेकिन अब ये पठान भाई कहाँ है मुझे नहीं पता। तो बागबान और झेंडे साहब को लगा कि अरे ये इनका बाप जंगरेज खान जो है, उससे पूछते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जंगरेज खान को, डंकन रोड है वहां एक, तो उसमें अली बिल्डिंग,
वहां से पठान भाइयों के बाप जंगरेज खान को उठाया, पूछताछ की, तो उसने आलमजेब का पता बताया। अहमदाबाद में कालूपुरा इलाके में एक मटका अड्डा है, वहां वो मिलेगा। वो इस कांड के बाद छोड़ गया था मुंबई, और कुछ समय तो जब इस टीम ने, झेंडे साहब और बागवान साहब ने अपनी टीम के साथ विदाई करनी थी, अहमदाबाद, कालूपुरा, मटका अड्डा, तो महाराष्ट्र से गुजरात। अब वो मटका अड्डे के आसपास पहुंचने वाले ही थे कि निकट ही थे, बहुत दूर नहीं थे। उन्होंने देखा कि अरे, ये अमीर ज्यादा आ रहा है। उसके बाप ने पता आलमजेब का बताया, मतलब इसका अर्थ है कि दोनों भाई वहां से निकल के आ गए। तो अमीर ज्यादा को उन्होंने पकड़ लिया। ऐसा फंस गया था ना, अमीर ज्यादा भाग ही नहीं सका। अब हुआ ये कि वहां हथियारों का जखीरा मिला, पैसा मिला, और पठान बंधु तो मिले ही मिले। इतनी बड़ी भेंट आ गई किसके खाते में? झेंडे की टीम के खाते में। अब ध्यान दीजिएगा, ले आए सब। यहां पर जाकर किस्सा खत्म होता है कि मुशीर का अपहरण करने, अच्छा, वो 2,80,000 तो दिए और ये वादा करके छूटा था कि मैं बचे हुए 22 लाख और 20,000 रुपए भी दे दूंगा। लेकिन अब ये पठान बंधु, ये अमीर ज्यादा पकड़ा गया, तब देने की नौबत थी नहीं। तो ये किस्सा तो यहां खत्म हो गया। लेकिन ये दोनों बातें बहुत बड़ी बातें थी कि पहली बार मुंबई के अंडरवर्ल्ड में से किसी ने सिनेमा जगत के इस तरीके के, इस लेवल के आदमी को उठाया था। तो अब सिनेमा जगत की जान में थोड़ी तो जान आई, लेकिन पुलिस वाले जानते थे कि ये जान ज्यादा दिन तक जानकारी में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अंडरवर्ल्ड उस समय आपस में वर्चस्व की लड़ाई में उलझा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि दिलीप कुमार ने यहां भी अपने रसूख का इस्तेमाल किया और मुशीर की मदद की। और इस पूरे प्रकरण में हाजी मस्तान जो है 1982 तक वो तो ढल गया था, उसके इतने पावर नहीं रहे 75 की इमरजेंसी में और उसके बाद में। तो ये सब चीजें, और करीम लाला तो यूं समझिए कि परिदृश्य से पूरा ही गायब हो गया था। और ये 1982 का वो कालखंड जब वर्चस्व की तेज लड़ाई से मुंबई के इलाके गोलियों की तड़तड़ और बमों के धमाके से गूंज रहे थे। लेकिन और क्या क्या बातें हुई, नहीं नहीं, आज नहीं बताऊंगा। आज का किस्सा बस इतना ही है, फिर कभी बताऊंगा। और आज अब, अरे हाँ, एक मिनट रुकिए रुकिए, जाने से पहले क्या करना है? अरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, घंटी तो बजा दीजिए ना। और अपने मित्रों से भी कहें, आइए देखिए, दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो। मैं आपको बड़े अद्भुत किस्से बताऊंगा विभिन्न विषयों के। तो आज आज बस इतना ही। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश कह रहा हूं कि विदा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।